नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता और उसकी विशेषताओं पर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो वैदिक सभ्यता आई उसका भारतीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास के फर्स्ट पेपर वैदिक सभ्यता पर। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न संस्कृतियों का उदय हुआ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति आर्यों की थी। आर्य सभ्यता की जानकारी मुख्यतः हमें वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होती है। जिस तरह हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्रोत थे, वैसे पुरातात्विक स्रोत आर्यन सभ्यता के नहीं थे। आर्य सभ्यता मुख्यतः वैदिक साहित्य से ही जानी जाती है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने ऋग्वैदिक काल की सभ्यता को ताम्रपुंजों की सभ्यता से जोड़ने का प्रयास किया है, परंतु इसमें अनेक कठिनाई हैं और निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि इन संस्कृतियों का वैदिक कार्यों से कोई संबंध था या नहीं था। वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने से पहले मूल प्रश्न यह उठता है कि आर्य कौन थे। साधारण रूप से आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। प्रारंभिक भारतीय विद्वानों ने भी इस शब्द का यही अर्थ लगाया था। आर्यों को ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संस्थापक माना गया था। अंततोगत्या यह विचार भ्रामक सिद्ध हुआ। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भी जाति विशेष के साथ आर्यों को जोड़ना उचित नहीं है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ या उच्च कुल। अतः यह कहना अधिक तर्कसंगत है कि आर्य शब्द जातीयता को इंगित न कर एक भाषाई समूह को इंगित करता है। 2000 ईसा पूर्व के आसपास अनेक जन समुदाय ऐसे थे जो संस्कृत, लैटिन, ग्रीक इत्यादि भाषाएं बोलते थे। ये सभी भाषाएं एक दूसरे से संबद्ध थी और इन्हें इंडो यूरोपियन लैंग्वेज या भारोपीय भाषा कहा जाता था। और इन भाषाओं को बोलने वाले सभी व्यक्तियों को आर्य कहा गया। प्रारंभ में ये सभी व्यक्ति एक ही जगह रहते थे, परंतु बाद में एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों में जाकर वे बस गए और उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं को विकसित किया। इन्हीं की एक शाखा भारत में भी आई जो संस्कृत भाषा बोलती थी। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य शब्द किसी जाति विशेष का सूचक नहीं, बल्कि भाषाई वर्ग का सूचक है। ऋग्वेद में आर्य सभ्यता के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस काल की सभ्यता की जानकारी के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, पुरातात्विक सामग्री नहीं के बराबर है। और इसी युग के दौरान आर्य सभ्यता के मूल तत्वों की स्थापना हुई, जिसका विकास बाद में हम
उत्तर वैदिक काल में भी देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आर्य सभ्यता की विशेषताओं को या आर्य सभ्यता की जीवन पद्धति को हम निम्नलिखित आधार पर देख सकते हैं। पहला, आर्यों की राजनीतिक अवस्था या आर्यों का राजनीतिक जीवन। ऋग्वेद आर्यों के प्रारंभिक राजनीतिक जीवन से हमारा परिचय कराता है। भारत आकर आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। यहाँ बसने के बाद आर्यों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए उन्हें निरंतर संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष दो प्रकार का था। स्वयं आर्यों के विभिन्न कबीलों में आपसी संघर्ष तथा अनार्यों से युद्ध। आर्य जिस समय भारत आए थे वे विभिन्न कबीलों में विभक्त थे और ये कबीले रक्त संबंध पर संगठित थे। इन कबीलों में प्रमुख थे भरत ब्रह्मावर क्षेत्र में, मत्स्य भरतपुर, तुर्वसु दक्षिण पूर्व, यदु पश्चिम, पुरु सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में इत्यादि। ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख कबीलाई युद्ध वर्णित है वह है 10 राजाओं का युद्ध। कुछ विद्वानों की धारणा है कि इस युद्ध में 10 से अधिक करीब 30 राजाओं ने भाग लिया था। यह युद्ध भरत कबीले के राजा सुदास के नेतृत्व में लड़ा गया था। सुदास द्वारा अपमानित किए जाने पर विश्वामित्र ने पंचजनों के साथ अन्य कबीलों को भी संगठित कर युद्ध किया। यह युद्ध परुष्णी, जो कि आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, उसके तट पर लड़ा गया। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। परिणाम स्वरूप उसके और उसकी कबीले की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इन आंतरिक संघर्षों के अतिरिक्त आर्यों को भारत आगमन के साथ अनार्यों से भी संघर्ष करना पड़ा। अनार्य जातियों में अज, यक्ष, किकट, पिशाच इत्यादि का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में इन अनार्यों को पणि, दास या दस्यु के नाम से पुकारा गया है, लेकिन इनकी कोई निश्चित पहचान नहीं है, क्योंकि आर्यों के आर्थिक जीवन में पशुओं का विशेष स्थान था। इसीलिए आर्यों को अपने पशुओं की रक्षा के लिए इनसे संघर्ष करना पड़ता था। प्रारंभ में, जो कि पूर्व वैदिक काल था, आर्यों का राजनीतिक संगठन एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कोई बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी। रक्त संबंधों के आधार पर कुटुंब और परिवार संगठित होते थे। इसका प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। वह परिवार का मुखिया होता था। परिवार ही सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक परिवार को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर विष बनता था, जिसका प्रधान विषपति होता था। और अनेक विषों का समूह जन या कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजा या गोप कहलाता था। जनपद, राष्ट्र या राज्य की अवधारणा भी वैदिक काल के उत्तरार्ध में ही स्थापित हुई थी। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजन हुआ करता था। राजतंत्र की आवश्यकता तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते ही हुई थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व करने के लिए राजा की आवश्यकता पड़ी और उसका प्रमुख कार्य युद्ध में विजय दिलवाना था। साथ ही कबीले में रहने वालों और उनकी संपत्ति की भी सुरक्षा करता था।
राजा को प्रशासन के कार्य में सहयोग देने के लिए पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी से सहायता मिलती थी। ये व्यक्ति राजा के नौकर नहीं होकर उनके सहयोगी के समान थे। न्यायिक व्यवस्था भी पूर्णतः विकसित नहीं थी। राजा के द्वारा ही न्याय किया जाता था। वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का भी विकास हुआ। ऐसी संस्थाओं में सभा, समिति प्रमुख है। यद्यपि इन संस्थाओं के स्वरूप और कार्यों के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि समिति समस्त समुदाय की जनसभा थी। इस समितियों में स्त्रियां भी भाग लिया करती थी और सभा का मुख्य कार्य न्याय करना था। अब हम आर्यों की सामाजिक स्थिति पर भी चर्चा करते हैं। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। कुलपति का परिवार के सदस्यों पर प्रभाव एवं नियंत्रण रहता था। परिवार ज़्यादातर संयुक्त होते थे। एकात्मक परिवार का उल्लेख नहीं मिलता है। पितृसत्तात्मक परिवार होने के बावजूद भी महिलाओं का विशेष सम्मान था। यहाँ तक कि माता का गृह स्वामिनी के रूप में पर्याप्त आदर होता था। स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। यद्यपि विवाह में पिता की अनुमति या सहमति आवश्यक थी। स्त्रियों को शिक्षा पाने का और राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सा लेने का भी अधिकार था। बहुत सी स्त्रियां अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थीं और उन्होंने अनेक सूक्तों की रचनाएं की, जैसे विश्वतारा, विस्पला एवं घोषा। ऐसी ही विदेशी महिलाएं थीं। स्त्रियां धार्मिक कार्यों में अपने पतियों के साथ भाग लेती थीं, परंतु इसके साथ साथ उन पर कुछ प्रतिबंध भी थे, जैसे उन्हें पुरुषों के संरक्षण में रहना पड़ता था। उन्हें संपत्ति में भी हिस्सा नहीं मिलता था। परंतु इन सब के बावजूद भी समाज में उनका स्थान सम्मानजनक था। ऋग्वेद में अनेक सामाजिक नियमों एवं संस्थाओं की भी जानकारी मिलती है। विवाह का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। विवाह अधिकतर एकात्मक होते थे, परंतु बहुविवाह के भी प्रमाण यदा कदा मिलते हैं। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात ही विवाह होते थे। ऋग्वेदकालीन समाज वर्ण व्यवस्था वाला समाज था। आर्यों का प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण वर्ण एवं कर्म के आधार पर हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल, जो बाद में जोड़ा गया, माना जाता है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति की कथा इसी में दी गई है। ये 4 वर्ण, जैसा कि हम जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, जिसके लिए कहानी है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ। शूद्र की श्रेणी में अनार्यों को रखा गया, परंतु यह व्यवस्था वैदिक काल के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बन सकी। वर्ग विभाजन के बावजूद भी यह व्यवस्था कठोर नहीं थी। विवाह, व्यवसाय, खान पान इस समय तक वर्ण व्यवस्था की कठोरता से बचे हुए थे। ऋग्वैदिक समाज में दास अथवा दासियों का भी उल्लेख है। यद्यपि इन दासों की कोई पहचान
निश्चित नहीं है। अनेक पाश्चात्य इतिहासकारों की मान्यता है कि दास अथवा दस्यु भारत के मूल निवासी थे, परंतु दास शब्द का व्यापक अर्थ लिया जाना चाहिए। दासों की तुलना में दस्युओं को आर्यों का प्रबल शत्रु बताया गया। उन्हें अमानुष की संज्ञा दी गई। पुरुष दासों का दान कम होता था, जबकि स्त्री दासों के दान का उल्लेख अधिक मिलता है। धनी वर्गों में संभवतः घरेलू दास रखने की प्रथा विद्यमान थी। जहाँ तक भोजन की बात है तो आर्य अपने भोजन में अनाज, दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं और फल का उपयोग करते थे। आर्य शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी। वे सुरा और सोम रस से भी परिचित थे। जहाँ तक वस्त्र की बात है तो वे सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य आभूषणों के भी शौकीन थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, जैसे कुंडल, हार इत्यादि। इनके मनोरंजन के साधनों में नृत्य, गान, रथों की दौड़, दूध कीड़ा इत्यादि थे। इनके निवास स्थान फूस, बांस और लकड़ी से बनाए जाते थे। ईंटों के व्यवहार का ज्ञान उन्हें नहीं था। स्वास्थ्य एवं नैतिक जीवन पर बल दिया जाता था। औषधि के रूप में विभिन्न जड़ी बूटियों का सहारा लिया जाता था। यहाँ तक कि बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए जादू टोने का भी सहारा लिया जाता था। शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था थी। शिक्षक का कार्य ब्राह्मण करते थे। मौखिक शिक्षा की व्यवस्था थी। आर्य अपने मृतकों का दाह संस्कार किया करते थे। अब हम आर्यों के आर्थिक जीवन पर भी चर्चा करते हैं। आर्यों का भौतिक जीवन मुख्यतः पशुपालन, कृषि एवं कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित था। व्यापार वाणिज्य का विकास इस समय तक नहीं हो सका था। परिणाम स्वरूप उनकी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था में न तो नगरों का उदय हो सका और न ही व्यापार वाणिज्य या सिक्कों का प्रचलन हो सका। इसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि उस समय तक आर्यों का जीवन घुमंतू या बंजारों जैसा जीवन था। वे किसी निश्चित स्थान पर बहुत समय तक नहीं रहते थे। पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। उनके लिए पशु ही सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। पशु संपदा की वृद्धि की कामना ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में की गई है। देवताओं से इनकी रक्षा करने का भी अनुरोध किया गया है। क्योंकि पशु ही सबसे महत्वपूर्ण धन थे, इसीलिए उनकी बराबर चोरी भी होती थी और इन्हीं के कारण कबीलाई युद्ध भी होते थे। पशुओं में गाय सबसे प्रमुख थी और इसी की चोरी सबसे अधिक होती थी। अतः गायों की खोज ही युद्ध का कारण भी बन जाता था। गाय दान में भी दी जाती थी। गाय से दूध मिलने के अतिरिक्त हल और गाड़ी खींचने के लिए बैल भी मिलते थे। गाय का धार्मिक महत्व भी था। इसका कारण यह था कि ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं को भी गायों से ही उत्पन्न माना गया है। इसी कारण गाय पूजनीय भी थी। गायों को जमीन से ज़्यादा मूल्यवान माना जाता था। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां, कुत्ते और घोड़े भी पाले जाते थे। इनका आर्थिक जीवन में बहुत महत्व था। इसके अतिरिक्त ऊंट, हाथी, बाघ, सिंह इत्यादि जानवरों से भी आर्य परिचित थे। गांव में पशुओं के लिए चारागाह की सुविधा रहती थी। आर्य
कृषि से भी परिचित थे। यद्यपि कृषि कर्म की चर्चा ऋग्वेद में बहुत कम ही पाई जाती है। कुल 10,462 मंत्रों में से सिर्फ 24 मंत्रों में ही इसका उल्लेख किया गया है। पशुपालन की तुलना में कृषि का कम महत्व था। ऋग्वेद में हल का भी उल्लेख मिलता है। लकड़ी के बने हल और बैल से खेती होती थी। सिंचाई का भी उल्लेख मिलता है, परंतु संभवतः इन विवरणों को बाद में जोड़ा गया। कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसायों से भी आर्य परिचित थे। बढ़ई, रथ, गाड़ियाँ एवं मकान इत्यादि बनाते थे। जुलाहे वस्त्र बुनते थे। सूत काटने का काम स्त्रियां करती थी। चर्मकार चमड़े से बने उपयोगी वस्तुएं बनाते थे। कर्मकार तांबा या कांसे धातु के जरिए हथियार और घरेलू उपकरण बनाते थे। हिरण्यकार सोने के आभूषण बनाते थे। वैद्यों का व्यवसाय भी महत्वपूर्ण था। वे बीमारियों की रोकथाम के उपाय करते थे। अश्विन को देवताओं का वैद्य बताया गया है। ऋग्वेद में समुद्र का भी उल्लेख मिलता है, यद्यपि इससे विदेशी व्यापार की पुष्टि नहीं होती। समुद्र शब्द का व्यवहार संभवतः बड़ी नदियों या संचित जल के लिए किया गया है। ऋग्वेद से ही स्पष्ट होता है कि पूर्व वैदिक आर्य नगरों के संहारक थे, उसके निर्माता नहीं। आर्यों ने ही संभवतः सिंधु सभ्यता के नगरों को नष्ट किया। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर या किला तोड़ने वाला कहा गया है। यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी एवं घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उल्लेख होता है। अब हम वैदिक सभ्यता या आर्यन सभ्यता में धार्मिक प्रथाएं एवं देवी देवताओं के ऊपर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन भौतिक जीवन से प्रभावित था, अतः इस क्षेत्र में भी हमें कबीलाई प्रभाव दिखाई देता है। ऋग्वेद में लोगों को भौतिक समृद्धि एवं जीवन यापन के अन्य साधन प्राप्त होते थे। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी थे। प्रकृति की जिन शक्तियों से आर्य प्रभावित या भयभीत थे, उसी की वो पूजा करते थे। ऐसे 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के प्रतीक देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति इत्यादि थे। वायुमंडल के प्रतीक देवता में इंद्र, वरुण, वायु, मरुत, रुद्र इत्यादि थे। और आकाशीय देवता या स्वर्गस्थ देवता में वरुण, मित्र, सूर्य, उषा, सविता, अश्विन इत्यादि थे। इन देवताओं में सर्वोच्च स्थान युद्ध के देवता इंद्र को दिया गया और उनकी स्तुति के लिए लगभग 250 मंत्रों की रचना की गई। इंद्र को वर्षा एवं प्रकाश का भी देवता माना गया। वरुण शक्ति, नैतिकता एवं न्याय के देवता माने गए। मित्र वरुण का सहयोगी था। अग्नि भी एक प्रमुख देवता थे, जिसके सम्मान में 200 मंत्रों या ऋचाओं की रचना हुई है। यह देवताओं और मानवों के बीच संपर्क का काम करता था। सूर्य प्रकाश के देवता थे। मरुत तूफान के देवता थे।
देवियों में प्रमुख अदिति एवं उषा थी, परंतु देवताओं की अपेक्षा देवियों की संख्या और उनका महत्व कम था, क्योंकि समाज में पितृसत्तात्मक तत्व प्रधान था। इसीलिए देवियों को अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान मिला। देवताओं के अतिरिक्त प्रकृति की विभिन्न शक्तियों एवं लोकों का प्रतिनिधित्व करने वाले जैसे भूत, प्रेत, राक्षस, अप्सरा, पिशाच इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। देवताओं और पारलौकिक शक्तियों को प्रसन्न कर उनसे अनुग्रह प्राप्त करने एवं उनके प्रकोप से बचने के लिए आदि विभिन्न उपाय करते थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, यज्ञ किए जाते थे, संवेद स्वर में या अकेले स्तुति ज्ञान होता था या स्तुति गान होता था। देवताओं से मोक्ष का नहीं बल्कि 100 वर्षीय आयु, पुत्र या धन धान्य और विजय की कामना की जाती थी। ये सारे काम ब्राह्मण करवाते थे और इन्हें इसके बदले में दान दक्षिणा मिलती थी। दक्षिणा में गाय एवं सोना के साथ साथ दास दासी भी दिए जाते थे। इस समय के प्रमुख यज्ञों में वाह्य यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा अनेक प्रकार के यज्ञ शामिल थे, जैसे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, आयुष कामेष्ठी यज्ञ इत्यादि। ऋग्वेद में नरबलि के एक उदाहरण के अतिरिक्त इसका कहीं अन्य कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन पशुओं की बलि अवश्य दी जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक युग में आर्यों की सभ्यता कबीलाई स्वरूप की थी, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो या चाहे धार्मिक जीवन हो। सभी में कबीलाई तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। वस्तुतः यह आर्य सभ्यता का रचनात्मक काल था और इसी काल में सभ्यता के उन मूल तत्वों की स्थापना हुई जिसका विकास हम आगे उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। धन्यवाद।